पायलट की उड़ान कितना मांगेगी बलिदान। एक बलिदान पायलट ने दे दिया, लेकिन फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा और यही कन्फ्यूजन पूरी कांग्रेस पार्टी में है। अशोक गहलोत गुट, सचिन पायलट गुट। सचिन पायलट लगातार एक के बाद हुंकार भर रहे हैं। अभी बाड़मेर में जिस तरह से सभा हुई, भीड़ देखकर कांग्रेस भी चौंक गई। यहाँ तक कि अशोक गहलोत भी दांत तले अंगुली दबाने में मजबूर हो गए और यही वजह है कि बार बार अशोक गहलोत है जो मानेसर प्रकरण को याद करते हुए कहीं ना कहीं पायलट पर निशाना साधते हैं। इसको लेकर युवा क्या सोचते हैं, क्या कांग्रेस इसके पीछे देखती है? लगातार आपसी तालमेल की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस गुट है वो दो धड़ों में बढ़ चुका है। क्या लगता है, पायलट और अशोक गहलोत की वजह से कांग्रेस कहाँ देख रही है अपने आप को? सर देखिए, जहाँ तक पायलट गुट और अशोक गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच की बात है, वहाँ लगता है कि विकास के मुद्दे काफ़ी पीछे रह गई हैं। कांग्रेस दो धड़ों के अंदर बट गई है, जिससे जो आम जन की समस्याएं हैं और काफ़ी जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं उनसे काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है। अभी हाल ही में बाड़मेर के अंदर हरीश जी चौधरी साहब और हेमाराम जी, साथ ही पायलट साहब भी वहाँ पहुँचे। वहाँ पर हरीश जी ने रिजर्वेशन को लेकर बात कही कि 21% आरक्षण है जो हमें हमारा हक मांगना पड़ रहा है, हमारी ही सरकार है और हमें हक मांगना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं गलत है। और साथ ही अगर आप बात करें तो बेरोज़गारी के मुद्दे हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर सरकार बैकफुट पर है। देखिए, एक निर्दलीय विधायक बैरोड से बलजीत यादव जी जो 200 विधानसभाओं में चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ दौड़ लगा रहे हैं और अपनी बात बार बार रख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, उसके बाद भी उन्होंने अपने वादे से मुकर गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ सरकार को सोचने पर थोड़ा सोचना चाहिए जहाँ सरकार को, क्योंकि जो बाड़मेर में मंच था उस पर सचिन पायलट तो थे ही, लेकिन पहले जो अशोक गहलोत के साथ थे, राजेंद्र गुड़ा हो, हरीश चौधरी हो, वो पायलट के पाले में। देखिए, उनकी जो सियासी ज़मीन है वो खिसक गई तो वो पायलट साहब के साथ आ गए। और ये इनकी कोई गुड़ा साहब तो बार बार बयान देते रहते हैं, कभी इधर का कभी उधर का, वो तो अलग बात है। लेकिन जो बाड़मेर के अंदर जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में अपन कह नहीं सकते कि वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम था, क्योंकि वो स्वर्गीय वीरेंद्र जी की स्मृति के अंदर जो हॉस्टल का निर्माण 85 कमरों का किया, उस कार्यक्रम के अंदर तो तमाम लोग गए थे और तमाम दलों के लोग भी थे। देखिए, जहाँ राजनेता जाते हैं ना वहाँ सियासी ही होता है। भले ही वो किसी की तीये की बैठक में जाओ, भले ही वो शादी समारोह में जाओ, बिना राजनेता किसी कहीं पे भी कदम नहीं रखेगा। उसकी नज़र उस वोट बैंक की होगी और वो भीड़ ये इशारा कर रही थी कहीं ना कहीं पायलट का शक्ति प्रदर्शन है, कांग्रेस को दिखाना चाह रहे हैं आलाकमान को, देख लो। देखिए, पायलट साहब, और निश्चित रूप से मानता हूँ पायलट साहब युवाओं के बड़े नेता हैं। बाड़मेर के अंदर जो भीड़ थी वो लाखों की संख्या के अंदर थी, उसे सोचना चाहिए। और जो कांग्रेस पार्टी दोनों गुटों में बटी हुई है, इस लड़ाई का नुकसान प्रदेश के युवा भुगत रहे हैं। चाहे वो बार बार पेपर लीक की घटना हो, भ्रष्टाचार हो, किसान जो बिजली के लिए आज बड़ी गर्मी के अंदर परेशान हो रहे हैं, ये मुद्दे हों, तमाम मुद्दों के अंदर मैं तो कह रहा हूँ इनको जो भी इनकी लड़ाई है उसमें प्रदेश की जनता को नहीं पीसना चाहिए, इनको बैठ करके हल करना चाहिए। पायलट साहब भी, अब मैं तो देख रहा हूँ इतना संयम कोई युवा होकर के इतना रख रहा है, ये बड़ी बात है। उनको मैं तो कह रहा हूँ कि कोई नया दल बना करके प्रदेश के युवाओं को मौका देना चाहिए कि क्या उनमें जो ताकत है, जो नए विचार हैं, जो नवाचार उनके पास हैं, वो जनता को दें। तो मैं तो कह रहा हूँ कि प्रदेश की जनता से भी अपील करता हूँ, पायलट साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अलग आइए। अगर उधर अपनी सुनवाई नहीं हो रही, युवा प्रदेश का आपके साथ है, जवान किसान आपको देखना चाहता है, जो मकसद जो कुर्सी की लड़ाई जो चल रही है उसमें आपको बिठाना चाहता है, आप आइए, हम आपके साथ हैं, इतना ही कहना चाहता हूँ। ऐसे कैसे कांग्रेस आएगी फिर? अशोक गहलोत कह रहे हैं कि 2030 2035 लड़ तो ऐसे रहे हैं जैसे कि कल का दिन का पता नहीं इनका। देखिए, जहाँ तक इनके आपसी लड़ाई की बात है, जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें कहीं ना कहीं सचिन पायलट जी की मेहनत थी, उसकी बदौलत जब वो प्रदेशाध्यक्ष थे तो कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई थी। जो तवज्जो उनको मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, तो उनकी नाराज़गी भी लाजमी थी। लेकिन इस नाराज़गी में कहीं ना कहीं जनता आपस में पीसी गई है और मुख्यमंत्री जी बार बार अपनी योजनाओं के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि मैंने अच्छा काम किया है, कुछ अच्छे काम भी किए हैं,
कोरोना काल भी आया बीच में, इस वजह से थोड़ी सरकार डिस्टर्ब हुई। लेकिन जो पायलट गुट उम्मीद कर रहा था, उनसे जुड़े हुए जो एमएलए हैं वो उम्मीद कर रहे थे कि हमें भी सरकार में तवज्जो मिले, वो मिले नहीं। इस कारण उनमें आपसी फूट हुई, जिस वजह से जनता को भारी नुकसान हुआ। और मैं तो पायलट समर्थक और पायलट जी से भी ये आह्वान करना चाहता हूँ या निवेदन करना चाहता हूँ कि एक आदमी की समय सीमा होती है, जब उसका पीक समय होता है। जनता आपके पीछे अभी भी आपका टाइम है, समय रहता है। आपको एक अलग दल, चाहे हनुमान जी बेनीवाल हो, जो युवाओं में अपनी अलग ही पहचान रखते हैं, किरोड़ी जी मीणा खुले मंच पर कह चुके हैं कि यदि वो अलग आएंगे तो मैं भी उनके साथ हूँ। तो इनको मिलके एक युवाओं को नया अवसर देना चाहिए, क्योंकि युवा परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी चाहे दोनों ही दल हो, लगातार युवा इनसे काफ़ी परेशान हो चुके हैं। कैसे तीसरा दल राजस्थान में सक्सेस होगा, कैसे वो सत्ता पर काबिज होगा, क्योंकि आज तक इतिहास रहा राजस्थान में तीसरा मोर्चा सफल नहीं है। देखिए, इतिहास बदलने के लिए ही बना होता है। तो तीसरा दल राजस्थान में, यदि कोई उत्तरी भारत में अभी सबसे ज़्यादा कहीं आशा और उम्मीद हम लगा सकते हैं तीसरे मोर्चे की, वो राजस्थान में है। क्योंकि अपन देख सकते हैं मारवाड़ में हनुमान जी बेनीवाल की अच्छी पकड़ है, इधर पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी लाल जी मीणा जो अच्छी पकड़ रखते हैं, और पायलट जी का जो जन संपर्क है, चाहे उनकी जो पब्लिसिटी है वो किसी से छुपी नहीं है। तो ये तीनों मिलके एक राजस्थान की जनता को नया अवसर प्रदान कर सकते हैं। और मैं गहलोत जी से भी एक सवाल करना चाहता हूं कि वो बार बार अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि हमारे जो विधायक मानसर गए थे, वहाँ होटल में इतने इतने रुपए लिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता में एक गलत संदेश है। भाई, आप अपने ही एमएलए पे यदि भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो तो जनता क्या सोचेगी? आप कोई अफसर पे कार्रवाई करते हो तो कहाँ तक वो सही होगी? आप खुद अपने मुंह से कह रहे हो कि उन्होंने इतने पैसे खाए, आप खर्च मत करना या मेरे से ले लेना। तो ऐसी चीज़ें उनकी जाँच होनी चाहिए, वरना ये फिर बेफिजूल की बातें हैं। जांच होनी चाहिए। पायलट की उड़ान कब तक देखने को मिल सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, सचिन पायलट को ये ओनली कांग्रेस सरकार यूज ले रही है। पिछला चुनाव देखा था, ओनली उनके नाम पर वोट हुआ, सरकार में भी सत्ता में आ गए। लेकिन अब की बार सचिन पायलट को नया गुट बनाना चाहिए और अपने दम पर सरकार में वापसी करना चाहिए। कैसे लड़ेंगे फिर? क्योंकि जब भी आप तीसरा मोर्चा की ओर देखते हो, जैसा हनुमान बेनीवाल का नाम लिया इन्होंने, किरोड़ी लाल मीणा का नाम लिया, लड़ाई तो वही है ना। सत्ता में आप गए तो मुख्यमंत्री बनना है, कौन बनेगा फिर? देखिए, फिर हनुमान बेनीवाल भी तो मुख्यमंत्री की ओर देख रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा भी देख रहे होंगे। अशोक गहलोत की और सचिन पायलट की, इसमें अब तक भारी सचिन पायलट नजर आ रहे हैं। और आने वाले समय में वापस एक बार सचिन पायलट को मौका, उसके फेस पे चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी रिपीट राजस्थान में कर सकती है। देखिए, कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये कि सत्ता में आना बहुत बड़ी चुनौती होती है। सिर्फ एक दल, एक वर्ग से हिसाब से नहीं ऐसा। चाहे हनुमान बेनीवाल हो, जाट समाज से, सचिन पायलट का तबका दे रखें तो गुजर समाज से, किरोड़ी लाल मीणा समाज से, सबको साधना बहुत बड़ी चुनौती होती है। देखिए, सबको साधना बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन जो टैग हनुमान बेनीवाल पे लगाया जाता है, चाहे सचिन पायलट पे, जो किरोड़ी लाल मीणा पे लगाया जाता है, वो आज राजनीति इतनी परिपक्व हो चुकी है कि वो समझते हैं। जैसे आरएलपी से 2 विधायक जो हैं वो एससी कैटेगरी के आते हैं, जबकि जाटों की पार्टी होती तो वो नहीं जीतते। वही टैग जो इनका है वीरांगनाओं के साथ, वीरांगनाएं सारी जाट थी, लेकिन बैठने वाला किरोड़ी लाल मीणा था। तो ये टैग लगाना मेरे को लगता है कि प्रदेश के युवा समझ रहे हैं। और थर्ड मोर्चे की संभावना इसलिए बनती है क्योंकि मारवाड़ के अंदर जो 40-45 सीटें हैं, उन पे आरएलपी ने पिछली बार भी अच्छा रिकॉर्ड रहा, लगभग 8 लाख वोट उसने लिए, उनमें मैक्सिमम वोट उधर के ही थे सारे। और पूर्वी राजस्थान के अंदर किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट जी बहुत बड़े चेहरे रहे हैं, और हाड़ौती तक सचिन पायलट जी का प्रभाव जाता है। और रही उदयपुर संभाग की बात, मेवाड़ के अंदर तो भारतीय ट्राइबल पार्टी जो है उसका भी अच्छा रिजल्ट रहा। 2 सीटें पिछली बार निकाली, अभी निकाय चुनाव में भी उसने शानदार रिजल्ट अपना दिया। डूंगरपुर के अंदर जब जिला प्रमुख की बात आई तो बीजेपी और कांग्रेस को एक होना पड़ा। इससे साफ मैसेज जाता है कि ये दोनों दल तो थर्ड मोर्चा बन रहा है। उसके खिलाफ 80 लाख वोट के लगभग पिछली बार थर्ड मोर्चे को मिले, जिसमें ये सारे दल थे, बसपा भी थी। और अब मुझे लगता है कि ये वोट लगभग, बसपा वाले तो टिकते ही नहीं है। हाँ, उनकी तो देखो फितरत है, वो मोटा पैसा दे के लेते हैं और हाथी समेत ही चले जाते हैं। वो हाथी भी नहीं छोड़ते, वो हाथी समेत चले जाते हैं। किरोड़ी लाल मीणा का जिक्र हुआ है, आंदोलन करते हैं, शहीद स्मारक बैठते हैं, और इसी शहीद स्मारक पर अपनी ही सरकार को घेरते हुए सचिन पायलट भी बैठे थे भ्रष्टाचार को लेकर। अशोक गहलोत कहते हैं कि इतने रुपए ले लिए मानेसर प्रकरण में, और जब वसुंधरा राज्य की बात आई तो फिर क्यों जांच नहीं हो पा रही? सर, कहीं ना कहीं इसमें ये लगता है, बताइए। इसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि जो भी, चाहे गहलोत सरकार हो, चाहे पायलट जी हो,
कहीं ना कहीं इसके अंदर अगर कोई षड्यंत्र है तो गहलोत जी को निष्पक्ष तौर पर कहना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे है और ये चीज़ इस तरह से है। वहाँ पर पायलट जी का एक दिन का धरना देना शहीद स्मारक पर, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को है कि गहलोत जी का कहीं ना कहीं इसके अंदर या गहलोत सरकार का किसी तरह का अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है तो गहलोत जी को निष्पक्ष तौर पर ये चीज़ रखनी चाहिए कि इस तरह से नहीं है। और साथ ही ऐसे मुद्दे हर बात पर हर विधानसभा में उठते रहे हैं, ये चीज़ है सर। अंतिम हाँ, आप बताएं क्या है? जो चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, मैं इस सरकार से जो भी अभी है, अब आने वाले समय में तो क्या पता तीसरे मोर्चे की सरकार हो और भाजपा, जैसे अभी मैंने आज का ट्वीट देखा था, वसुंधरा जी कह रहे थे कि कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी, तो मान लेते हैं कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी और होनी भी चाहिए यदि उन्होंने जनता के सामने कार्य नहीं किए हैं। पर बीजेपी में मेरे को आती हुई नहीं लग रही, क्योंकि पिछले 5 साल में विपक्ष की भूमिका में कोई राजस्थान में है ही नहीं, और है तो कोई आरएलपी के 2-4 विधायक हैं, उन्होंने ज़रूर अपनी आवाज़ उठाई है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री महोदय से जो साल के 5-6 महीने बचे हैं उनके कार्यकाल के, मैं उसमें निवेदन करना चाहता हूँ कि बेरोज़गार युवा काफ़ी पीड़ित है, चाहे CHO की भर्ती हो। अब अखबार की मोटी मोटी खबरें छप चुकी है कि ये पूरा पेपर आउट था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं, और सेकंड ग्रेड का पेपर भी आउट हुआ है, असमंजस की स्थिति है, उसमें भी जांच हो नहीं रही। इसमें स्पष्ट जांच होनी चाहिए। और RPSC 6-7 महीने से फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट नहीं निकलवा रही, तो उस पर भी गौर करना चाहिए। और रही बात OBC के युवा, जो कि 56% है, और सबसे ज़्यादा उम्मीद है, यदि जब बीजेपी ने लागू किया था तो युवाओं को उम्मीद थी कि कांग्रेस सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन आधा अधूरा झुंझुना पकड़ा दिया। और यदि उनको सचिन पायलट जी कांग्रेस में रहते हैं, क्योंकि उनकी खुद की पब्लिसिटी है और कांग्रेस सत्ता में आना चाहती है, तो उनको OBC मुद्दे पर पुरजोर आवाज़ उठानी चाहिए। तो सापनाथ और नागनाथ का खेल है वो ख़त्म हो और तीसरे मोर्चे के हाथ में राजस्थान की सत्ता है, युवाओं को नया अवसर मिले। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जो थर्ड मोर्चा बन रहा है प्रदेश के अंदर, उसमें भागीदारी अपनी बैठ के बंद कमरे में तय होती है, ना तो मैं करूँगा ना वो करेंगे। उसके आधार पर जिसकी जितनी सीटें आती है, मिलीजुली सरकार प्रदेश के अंदर बननी चाहिए, ताकि एक तरफ से खिंचती रहे, कोई ज़्यादा नाटक करे तो दूसरा लेके चला जाए, ऐसा माहौल। आप किसको देखना और चाहेंगे? सर, मुझे लगता है जहाँ तक अगर कांग्रेस सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सुन रहे हैं, अगर वो OBC रिजर्वेशन की बात करें, जिस तरह से हरीश जी ने इतने बड़े मंच पर जाकर कही है, OBC मुद्दा सॉल्व कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत जी कांग्रेस सरकार रिपीट करेंगे। धन्यवाद। देखिए, अलग अलग राय थी युवाओं की, और कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों में भी कन्फ्यूजन है, कांग्रेस पार्टी में भी भले ही हो, लेकिन ये लोगों में भी यही है। लेकिन इनका जिस तरह से जो चारों युवा थे, इनकी कहीं ना कहीं एक स्वर था, ये था कि कहीं ना कहीं राजस्थान में तीसरा मोर्चा आगामी भविष्य राजस्थान का हो सकता है, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे किरोड़ीलाल मीणा हो, या फिर आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का अभी कोई रोल है नहीं राजस्थान में। देखिए, ये 3 नेताओं के इर्द गिर्द आगामी भविष्य की राजनीति है, वो राजस्थान में देखने को मिल सकती है। कैमरा में सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।